हम्म। आज तो देख के लग रहा है ठंडी कुछ ज्यादा है। जैकेट भी है, कमरे में बैठे हैं, टोपी लगा के बैठे हैं। जय हिंद शांतनु जी। कल आपकी क्लास नहीं हो पाई थी। एक्चुअली कल बुलेट गिर गई थी पैर पे। वो एक कुत्ते को बचाने के चक्कर में स्लिप हो गया, गिर गए, पैर में चोट लग गई थी, इसलिए कल नहीं आ पाए थे। इस समय हमारे इलाके में बहुत छोटे छोटे कुत्ते के बच्चे हो गए हैं ना, तो उनके बचाने के चक्कर में अपने पैर में मोच आ गई। चलिए, क्या चल रहा था हम लोगों का? ज्योति जी, डॉगी हो चाहे कोई हो, बचाना तो पड़ेगा है ना। स्पेस। स्पेस में क्या चल रहा था? अच्छा, ऑर्बिट। चलिए ठीक है। हम्म। 4 ऑर्बिट हैं आपके। हम्म। जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, दूसरा आपका है पोलर ऑर्बिट। पहले को भू स्थैतिकी कक्षा बोलते हैं, दूसरे को ध्रुवीय कक्षा बोलते हैं, और तीसरे को जियो सिंक्रोनस को हम बोलते हैं भू समकालिक या भू तुल्यकालिक बोला जाता है, और चौथे को बोला जाता है सूर्यकालिक या सूर्य तुल्यकालिक। ठीक है, तो एक एक पे हम चर्चा करते हैं। पहले जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। ठीक। भूस्थैतिक कक्षा। देखिए, ये हमारी पृथ्वी, पृथ्वी का जो इक्वेटर होता है यू, ये इक्वेटर होता है, और ये हमारा होता है पोल। ठीक, इक्वेटर मतलब जो रेडियस होता है। अगर कोई उपग्रह, किसी भी उपग्रह को अगर हम इस ध्रुवीय रेखा के ऊपर स्थापित कर, सॉरी, भूमध्य रेखा पर हम स्थापित कर दें, ठीक है, तो जो आप ये भूमध्य रेखा देख रहे हो, 1 मिनट, हाँ ठीक है, तो
अब ये पृथ्वी है और इस पृथ्वी के भूमध्य रेखा पर अगर हम कोई उपग्रह स्थापित कर दें, ठीक है, और वह भूमध्य रेखा के साथ कितने डिग्री एंगल बना रही है, देखो इसी पे हम रख दिए हैं तो इसकी 0 डिग्री, ठीक है। तो अगर कोई उपग्रह भूमध्य रेखा के पारित मूव करे यू, ठीक, भूमध्य रेखा के चारों तरफ मूव करे, जैसे आपका ये अर्थ हो गया, ठीक है। 1 मिनट रुकिएगा, 1 मिनट। ग्लोब है, ग्लोब, ग्लोब धरती जो घूमती रहती है, कहां ठीक, यू सपोज दैट ये आपकी अर्थ है, ठीक है। अब इस अर्थ की रोटेशन कहां पे है, यू, पश्चिम से पूर्व की दिशा में ये रोटेट करती है, ठीक है। अब ये जो आपकी अर्थ दिख रही है, ये जो लाइन है आपकी कौन सी, इसको हम बोलते हैं ध्रुवीय लाइन, ठीक है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। और इसके रेडियस के अलावा जो लाइन होती है इसको हम क्या बोलते हैं, इक्वेटर, भूमध्य रेखा, ठीक है। तो इस भूमध्य रेखा पर एग्जैक्टली अगर इसी भूमध्य रेखा पर कोई उपग्रह स्थापित है और वह भूमध्य रेखा के पारित अगर मूव कर रही है चारों तरफ, ठीक है, तो वह कक्षा कहलाती है कौन सी, भूस्थैतिकी कक्षा। और इस कक्षा में जो उपग्रह होते हैं उन्हीं को हम बोलते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, ठीक है, भूस्थैतिक उपग्रह। अब इनकी खासियत क्या होती है कि ये पृथ्वी से लगभग 3600 किलोमीटर दूर स्थापित होते हैं, 3600 किलोमीटर दूर स्थापित होते हैं। एक चीज इसमें और थोड़ा सा जानिएगा कि मान लो कि हमारी ये पृथ्वी है ना, सपोज दैट हम कोई सैटेलाइट पास में या कोई सैटेलाइट हम दूर स्थापित क्यों करते हैं, ठीक है, इतनी दूर हमको सैटेलाइट को या उपग्रह को स्थापित करने की आवश्यकता ही क्यों पड़ी, ठीक है। तो इसका सिंपल सा आप समझिएगा कि जैसे ये हमारी पृथ्वी है, अगर इस पृथ्वी के पास में अगर हम कोई सैटेलाइट यहां पे स्थापित करते हैं, ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि पृथ्वी के जितने नजदीक होगा ये, पृथ्वी का कवरेज एरिया उतना ही कम होगा। जितना ये पृथ्वी से दूर जाएगा उतना ही इसका कवरेज एरिया क्या होगा, ज्यादा होता जाएगा, है कि नहीं। जितना पृथ्वी के नजदीक होगा उतना इसका कवरेज एरिया क्या होगा, कम होगा। जैसे मान लीजिए एक दीवार है, दीवार के पास में आप एक टार्च जला दीजिए यू, ठीक है, टार्च जला दीजिए, तो टार्च अगर पास में रहेगा तो आप जो यहां पे चित्र देखते हो, जो दीवार पे आप रात में देखते हो वो तो स्पष्ट दिखाई देगा, लेकिन वो कमी दूरी पे दिखाई देगा। जैसे जैसे आप टार्च को दूर लेते जाओगे, इस टार्च का जो दीवार पे प्रकाश पड़ता है उसका एरिया क्या होगा, बढ़ता जाएगा। इमेज भले आपको साफ ना दिखाई दे, लेकिन जितना दूर आप टार्च को लेते जाओगे उतना कवरेज क्या होगा, उसका बढ़ता जाएगा। ठीक वही काम होता है सैटेलाइट में। जो पृथ्वी के नजदीक निचली कक्षा में जो हम सैटेलाइट स्थापित करते हैं वह कौन सा होता है, मौसम संबंधी उपग्रह वाले सैटेलाइट होते हैं। क्यों, क्योंकि हमको मौसम से रिलेटेड जानकारी प्राप्त करनी होती है। तो मौसम से रिलेटेड जानकारी प्राप्त करने के लिए हमको इमेज क्या चाहिए, बिल्कुल साफ सुथरी चाहिए और अच्छी इमेज चाहिए, ठीक है। बस इस वजह से हम क्या करते हैं कि मौसम संबंधी उपग्रह को हम पृथ्वी के नजदीक कक्षा में स्थापित करते हैं।
अब संचार उपग्रह के लिए हमको इमेज तो चाहिए नहीं, हमको क्या चाहिए? केवल तरंगों को आने और जाने के लिए। तो इसलिए हम संचार उपग्रह को पृथ्वी से दूर स्थापित करते हैं, और दूर स्थापित करने का मकसद एक ही होता है कि हम पृथ्वी के मैक्सिमम भाग को क्या कर सकें? कवर कर सकें। इसीलिए जितने भी संचार उपग्रह होते हैं वो कहां स्थापित किए जाते हैं? पृथ्वी से दूर। तो जो भूस्थैतिकी कक्षा है, ठीक है, भूस्थैतिकी कक्षा जो होती है वो पृथ्वी से कितनी दूर होती है? लगभग 36,000 किलोमीटर दूर होती है। अब आप देखिए, ये आपके सामने ग्लोब है, ठीक है, सबको दिख रहा होगा। ये हमारा नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ठीक है। ये हमारी लाइन कौन सी है? इक्वेटर। पृथ्वी अपने अर्थ पे पश्चिम से पूर्व की दिशा में घूम भी रही है। तो अगर हम कोई सैटेलाइट यहां स्थापित कर दें और ये पोल के एलांग अगर चारों तरफ घूमे तो ये कहलाती है ध्रुवीय कक्षा। लेकिन अगर हम इसके इक्वेटर के एलांग यहां पे स्थापित कर दें कोई सैटेलाइट, तो अब ये क्या करेगी? इसके इक्वेटर के चारों तरफ घूमेगी, यू, ठीक है। यानी कि जैसे जैसे पृथ्वी घूम रही है वैसे वैसे ये सैटेलाइट भी क्या हो रहा है? घूम रहा है इक्वेटर के एलांग। इसलिए हम इसको बोलते हैं भूस्थैतिकी कक्षा। और इस कक्षा की सबसे बड़ी खासियत होती है, मैं आपको बता दूं, जैसे ये इसका इक्वेटोरियल लाइन, भूमध्य रेखा, तो इसकी जो स्पीड होती है, इस उपग्रह की जो स्पीड होती है वह इस पृथ्वी के स्पीड के बराबर होती है। दोनों एग्जैक्टली सेम स्पीड में होते हैं। तो जैसे जैसे पृथ्वी घूमेगी वैसे वैसे ही आपका उपग्रह भी घूमेगा सेम स्पीड से, डायरेक्शन भी सेम है। और जब डायरेक्शन सेम है, स्पीड सेम है, तो जाहिर सी बात है कि ये जो उपग्रह आप ब्लैक कलर में इसको देख रहे हो, इस उपग्रह का कवरेज मान लो पृथ्वी के इतने % एरिया में है, मान लो इतने %। तो जैसे जैसे पृथ्वी घूम रही है वैसे वैसे ये उपग्रह भी घूम रहा है। तो जाहिर सी बात है 24 घंटे इस उपग्रह का कवरेज कहां होगा? पृथ्वी के इतने भाग पे। तो यानी कि भूस्थैतिकी कक्षा में जो उपग्रह होते हैं ये 24 घंटे, जैसे मान लो इस उपग्रह का कवरेज एरिया इतना है, तो अब 24 घंटे ये जो सैटेलाइट होता है उपग्रह पृथ्वी के इतने हिस्से की 24 घंटे क्या करेगा? निगरानी करेगा। यानी कि पृथ्वी के सापेक्ष जो भूस्थैतिकी उपग्रह होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं? स्थिर होते हैं, ठीक है, कांस्टेंट होते हैं, ठीक। अभी सनी जी आगे मैं बताऊंगा 3 सैटेलाइट या 4 सैटेलाइट। अब देखिए, हाँ, अब ध्यान से सुनिएगा। मान लो ये, जैसे कभी आप लोगों ने ये देखा, ये 2 ट्रेन है, ठीक है ना। एक ट्रेन में आप बैठे हो और एक ट्रेन में दूसरा कोई व्यक्ति बैठा है। तो जब दोनों ट्रेन एक साथ चलेंगी, ठीक है, 36,000 किलोमीटर, मैं बोल रहा हूं 36,000 तो 36,000 ही होगा। सुबह का टाइम है, ठंडी है, हो सकता है 1 0 लिखना भूल गया हूं, 36,000 बोल रहा हूं। अब ये जो 2 ट्रेन है, ठीक है, एक मिनट, किसने पूछा था? हाँ संगीता जी, अब ध्यान से सुनिएगा। ये 2 ट्रेन है, ठीक है, इसमें आप बैठे हो और इसमें कोई दूसरा बैठा है, ठीक है ना। दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। अगर ये दोनों ट्रेन एक ही दिशा में और दोनों सेम स्पीड से चलेंगी तो क्या आप एक दूसरे को चलते हुए प्रतीत होगे या स्थिर प्रतीत होगे? लगेगा कि दोनों स्थिर है, जबकि दोनों सेम स्पीड से चल रहे हैं, ठीक है। तो जितने स्पीड से ये चल रहा है उतने स्पीड से ये भी चल रहा है। तो जहां जहां ये जाता है वहां वहां ये भी जाता है। दोनों का डायरेक्शन सेम है, दोनों की स्पीड सेम है। ठीक वही काम होता है ये आपके सैटेलाइट में। इस सैटेलाइट की ये जो गति है, ये जो हमारा उपग्रह होता है, ये उपग्रह अपनी धुरी पर, सॉरी, ये पृथ्वी अपनी धुरी पर जिस गति के साथ घूमती है उसी गति के साथ
भूस्थैतिकी कक्षा में उपग्रह भी क्या होता है, साथ साथ घूमता है। तो इस पृथ्वी की गति और इस उपग्रह की गति दोनों की सेम है। तो जब दोनों की गति सेम है तो इस पृथ्वी के सापेक्ष ये उपग्रह क्या होगा, स्थिर होगा। भाई जहां जहां जैसे जैसे पृथ्वी घूम रही है वैसे वैसे ये उपग्रह घूम रहा है, ठीक है। मान लीजिए जैसे ये भारत है, भारत की ये भूमध्य रेखा यहां पर, तो अब आधे घंटे के बाद ये पृथ्वी यहां से यहां पहुंची और ये सैटेलाइट भी यहां से यहां पहुंचा, तो ये हमेशा भारत के सापेक्ष क्या रहेगा, स्थिर तो रहेगा। यानी ये उपग्रह 24 घंटे क्या करेगा, इस भारत के ऊपर ही रहेगा, कहीं इधर उधर नहीं जाएगा, ठीक है। इसी वजह से जो भूस्थैतिकी कक्षाएं होती हैं, इस भूस्थैतिकी कक्षा में जो उपग्रह होते हैं, तो ये जो जिस गति के साथ आपकी पृथ्वी घूमती है उसी गति के साथ आपका ये सैटेलाइट क्या होते हैं, घूमते हैं। तो भूस्थैतिकी कक्षा में जितने भी उपग्रह होते हैं ये सब के सब पृथ्वी के सापेक्ष क्या होते हैं, स्थिर होते हैं। यानी कि इनका परिक्रमण काल कितना होता है, नियर अबाउट 24 घंटे। तो इनका भी परिक्रमण काल कितना होता है, 24 घंटे। ये विशेष खासियत है आपके भूस्थैतिकी कक्षा में उपस्थित उपग्रह की। तो उसके फायदा क्या मिलता है कि पृथ्वी के इतने हिस्से में ये 24 घंटे क्या कर सकते हैं, प्रसारण कर सकते हैं। हमेशा पृथ्वी के सापेक्ष क्या रहते हैं, ये स्थिर होते हैं। 1-2 सेकेंड का टाइम इंपैक्ट आता है, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं आता। जैसे अभी आपने आईपीएल देखा होगा या फिर ऑस्ट्रेलिया भारत का वनडे सीरीज T20 देखा होगा, तो आप देखिए, आप कमेंट्री सुनिए तो कमेंट्री 1-2 सेकेंड थोड़ा सा पहले बताता है, लेकिन हॉट स्टार पे जो आप देखते होंगे 1 बाल या 1.5 बाल आसपास करीब पीछे आपको दिखाता है, ठीक है ना। तो टाइम लैग आपका हो जाता है, उससे उतना प्रभाव नहीं पड़ता है। नहीं सरी जी, अभी आगे मैं बता दूं, ये वेदर के लिए नहीं होते हैं, ये कम्युनिकेशन के लिए होता है। देखो वेदर सैटेलाइट पास में स्थापित किए जाते हैं, ठीक है ना, दूर नहीं। तो अब ये जो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट होता है, इस जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में जो उपग्रह स्थापित किए जाते हैं उनको हम बोलते हैं भूस्थैतिकी उपग्रह, ठीक है। और इस उपग्रह की जो खासियत होती है, इस उपग्रह की खासियत ये होती है कि ये भूमध्य रेखा के बिल्कुल क्या होते हैं, पारित होते हैं। पहली खासियत क्या होती है कि ये कहां होते हैं, भूमध्य रेखा के पास। भूमध्य रेखा के पारित होते हैं, यानी भूमध्य रेखा पर ही होते हैं। दूसरा अगर कहा जाए कि इनका झुकाव कोण कितना होता है, कितने डिग्री पे ये भूमध्य रेखा पर स्थित होते हैं, 0 डिग्री। आप देख रहे हो एग्जैक्ट भूमध्य रेखा पे है, ठीक है। किसी भी सैटेलाइट को जब हम ऑर्बिट में भेजते हैं, ठीक है ना, तो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के अनुसार हम उसको लॉन्च करते हैं, ठीक है ना। जो हमारी अर्थ की रोटेशन होती है, देखिए जैसे अर्थ की रोटेशन कैसी, पश्चिम से पूर्व की तरफ, तो पृथ्वी किधर घूम रही है, पूर्व की तरफ घूम रही है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, ये पूर्व की तरफ जा रही है तो हम सैटेलाइट को कहां लॉन्च करेंगे, पश्चिम की तरफ लॉन्च करेंगे। तो वो मैग्नेटिक फील्ड को लेके कहां घुमा देगी, पूर्व की तरफ घुमा देगी। तो थ्रस्ट कम लगेगा, बल कम लगेगा और लॉन्च करने में क्या होगी, आसानी होगी, ठीक। तो अब दूसरा, इनका झुकाव कोण क्या होता है, 0 डिग्री होता है, ठीक है। अगर इनकी हम कक्षीय ऊंचाई देखें तो ये नियर अबाउट कितनी होती हैं, 36,000 किलोमीटर की दूर पर स्थित होती हैं। इनकी कक्षीय अवधि, ऑर्बिटल टाइम, अगर हम इनकी कक्षीय अवधि देखें तो ये नियर अबाउट कितनी होती हैं, 24 घंटे, ठीक है। जितना आपका पृथ्वी का होता है उतना है, ठीक है।
अब इस कक्षा में जो उपग्रह स्थापित किए जाते हैं, ये सामान्यतः कौन से उपग्रह होते हैं? संचार उपग्रह। ठीक है, कुछ मौसम के भी उपग्रह स्थापित किए गए हैं, लेकिन मोस्टली कैसे उपग्रह स्थापित किए जाते हैं? संचार उपग्रह। ठीक है ना। छठा मेन पॉइंट, इस कक्षा में उपग्रह को भेजने के लिए जो यान इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि जो प्रक्षेपण यान होता है, वह होता है GSLV, जियो स्टेशनरी लॉन्च व्हीकल। ठीक है, GSLV। क्लियर? तो ये जो होता है, 6 बेसिक कैरेक्टर हैं आपके किसके? जियो स्टेशनरी ऑर्बिट के। अब दूसरी चीज कि इतनी दूर हम स्थापित क्यों करते हैं? तो मैंने पहले ही बताया था कि हमारा मकसद होता है संचार के लिए, न कि इमेज के लिए। अगर हमको पृथ्वी की इमेज लेनी है तो पृथ्वी के नजदीक कक्षा में स्थापित करेंगे, लेकिन चूंकि हमको संचार व्यवस्था स्थापित करना होता है, इसलिए क्या होते हैं कि इस सैटेलाइट को पृथ्वी के ज्यादा एरिया को कवर करने के लिए हम कहां स्थापित करते हैं? दूर स्थापित करते हैं। तो 36,000 पर ही क्यों? ये भी बात है। उसके पहले क्यों नहीं? जियो स्टेशनरी लॉन्च व्हीकल, GSLV का मतलब होता है प्रक्षेपण यान होता है। ठीक है, आप ये कह लीजिए कि रॉकेट होता है। तो अब देखिए, जो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट है, यहां पर उपग्रह स्थापित करने का एक मकसद यह है कि इतनी दूर पर हमारे पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव जो होता है वो लगभग नगण्य होता है। गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव यहां पर नहीं पड़ता। ठीक है, इस वजह से इतनी दूर कक्षा में उपस्थित उपग्रह का जो जीवन काल होता है वह अधिक होता है। नॉर्मली संचार उपग्रह का जीवन काल जो होता है वह कितना होता है? 15 साल। ठीक है, इनका जो जीवन काल, लाइफ टाइम जो होती है इस सैटेलाइट की, वह लगभग कितना होता है? 15 साल के आसपास होता है। पृथ्वी की पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से दूर होने के कारण इन पर ग्रेविटी का प्रभाव नहीं पड़ता है, इन पर वायुमंडलीय प्रभाव नहीं पड़ता है, जिसके कारण इन उपग्रहों की क्षति क्या होती है? कम होती है। ये जल्दी खराब नहीं होते हैं। लगभग जितनी आयु इनकी होती है उतनी आयु पूरी करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, इसका जो और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस कक्षा में जो स्थापित उपग्रह होते हैं ये पृथ्वी के सापेक्ष क्या होते हैं? हमेशा स्थिर रहते हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान दिए रहिएगा कि पृथ्वी के सापेक्ष हमेशा ये स्थिर रहते हैं, यानी कि जिस एरिया को ये कवर करेंगे उसको 24 घंटे ये कवर करते रहेंगे। जितने भी एरिया को हमेशा ये पृथ्वी के सापेक्ष स्थिर रहेंगे, और यही सिस्टम जो होता है वो संचार के लिए बहुत सुगम माना जाता है, बहुत अच्छा माना जाता है। ठीक है, अब सबसे बड़ी समस्या इसमें क्या है कि ये जो आप जियो स्टेशनरी ऑर्बिट आप देख रहे हो, ये ग्लोब, ये जो ब्लैक लाइन आपको दिख रही है भूमध्य रेखा, अब इस भूमध्य रेखा के चारों तरफ, जो चारों तरफ भूमध्य रेखा देख रहे हो, इनके चारों तरफ उपग्रह स्थापित नहीं किए जा सकते हैं। ठीक है, जो भूमध्य रेखा है, इस भूमध्य रेखा के चारों तरफ उपग्रह स्थापित नहीं किए जाते हैं। भूमध्य रेखा में कुछ ही ऐसी जगह है जहां पर हम संचार उपग्रहों को स्थापित कर सकते हैं, सभी जगह स्थापित नहीं कर सकते हैं। इसी वजह से इस कक्षा में उपग्रहों की बहुत अधिक संख्या में भीड़ है। ठीक है, यानी हम ये कह सकते हैं इस कक्षा में स्थान जो है वो अत्यंत सीमित है, संसाधन सीमित है। ठीक है, इस वजह से इस कक्षा में उपग्रहों की भीड़ भी क्या है? सर्वाधिक है। और उपग्रहों की भीड़ सर्वाधिक होने के कारण एक तरीके से उपग्रह के कचरे भी यहां पर होने की संभावनाएं
ज्यादा हो जाती है। ठीक है, तो इतने बेसिक कैरेक्टर थे आपके किसके, जियो स्टेशनरी आकाश जी। जो साइट वगैरह, जो वेबसाइट क्रैश होता है, तो वेबसाइट क्रैश होने के बहुत सारे रीजन होते हैं। ठीक है, एक दो रीजन नहीं होते हैं। जैसे मान लीजिए ये सैटेलाइट है, ठीक है, तो होता क्या है कि पृथ्वी के एक हिस्से से, मान लीजिए हम दिल्ली में बैठे हैं, दिल्ली में कोई मैच हो रहा है, तो इस दिल्ली से मैच को प्रसारण किया जाता है कहां, आपके निकटतम टावर पे। निकटतम टावर से वो मैसेज कहां जाता है, सैटेलाइट से। कब, अब ये तो मोबाइल सर्विस डायरेक्टली आप देखिए कि जो बेस टावर होता है, जैसे मान लीजिए कि किसी स्टेडियम में प्रोग्राम हो रहा है, इस स्टेडियम से प्रोग्राम कहां जाएगा, उस दिल्ली के मेन बेस टावर पे। बेस टावर से कहां जाएगा, सैटेलाइट से। अब उस सैटेलाइट से जिसके जिसके पास वो स्पेक्ट्रम होगा, जैसे मान लीजिए आपने अपने मोबाइल पे हॉटस्टार सब्सक्रिप्शन किया हुआ, तो अब वो सैटेलाइट क्या करेगा, हॉटस्टार जो स्पेक्ट्रम उसने खरीदा होगा, जो फ्रीक्वेंसी खरीदी होगी, तो उसके एंटीना पे डायरेक्ट सैटेलाइट से कहां जाएगा, हॉटस्टार के एंटीना पे। अब हॉटस्टार क्या करेगा, फिर उसी फ्रीक्वेंसी को आप सभी के मोबाइल पे क्या करेगा, डिस्ट्रीब्यूट करेगा। इससे तो आप प्रसारण देखोगे। अब कभी कभी क्या होता है कि जब हम किसी वेबसाइट को सर्च करते हैं, तो होता क्या है कि जैसे आपका मोबाइल होता है, तो मोबाइल में सेटअप बॉक्स होता है, और उस सेटअप बॉक्स, मोबाइल टावर पे सेटअप बॉक्स होता है, उस सेटअप बॉक्स में आपके नंबर का एक प्लेस होता है। जैसे ही आपका नंबर रजिस्टर्ड हो जाता है, वो प्लेस संरक्षित हो जाता है। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि सेटअप बॉक्स में जगह कम है, नंबर ज्यादा इशू हो गया है, या आपने क्या किया कि नंबर को आपने बंद नहीं कराया और नया नंबर इशू करा लिया, तो जो नंबर आपने बंद नहीं कराया वो भी तो अभी स्थान घेरा हुआ है, फिर नए नंबर के लिए भी स्थान आपको मिल जाता है। तो कभी कभी स्थान कम हो जाने के कारण, वेव्स के अधिक पहुंचने के कारण, वेव्स क्या हो जाती है, वहीं पे टकराने लगती है। एक तो ये कंडीशन हुआ। दूसरा, किसी भी वेबसाइट को एक पर्टिकुलर टाइम में जरूरत से ज्यादा अगर हम सर्च करने लगते हैं, तो लैग टाइम बढ़ जाता है। लैग टाइम बढ़ जाता है, तो जो रिप्लाई आपके पास आता है मैसेज, उसको आने में देरी जाती है, और कभी कभी वो रुक जाती है। इसी को हम बोल देते हैं क्या, कि हमारी वेबसाइट क्रैश हो गई। एक्चुअली वेबसाइट क्रैश नहीं होती है, वेबसाइट पे जो आदेश होते हैं, जो सूचना होती है, वो आप तक नहीं पहुंच पाती। फिर बोल देते हैं ना कि आपका वो क्या होता है, नॉट रीच, या फिर वेबसाइट ओपन नहीं हो रहा है, वगैरह वगैरह। और जो अश्लील वेबसाइटें होती हैं, जो ब्लॉक की जाती हैं, वो भी सैटेलाइट के माध्यम से ही आपको ब्लॉक कर दी जाती है। हाँ बिल्कुल, उसी तरीके से होता है। ठीक है, तो ये सारा खेल आपके सैटेलाइट्स का ही होता है। तो अब उस जो सैटेलाइट्स होते हैं, जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स होते हैं, आकाश जी सुनिएगा, जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स होते हैं, उनमें इनके लिए विशेष इंस्ट्रूमेंट लगा होता है, जिनको हम बोलते हैं ट्रांसपोंडर्स। ट्रांसपोंडर्स होते हैं। ट्रांसपोंडर्स एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है जो रिसीवर और ट्रांसमीटर दोनों का काम करती है, जैसे आपके मोबाइल में लगी होती है। ठीक है ना, तो अभी ये सैटेलाइट की वर्किंग आएगा, तो हम उसको और डिटेल में बताएंगे, तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, दीपक जी, जीवन काल मतलब उसके कार्य करने की क्षमता, उसमें जो बैटरी लगी है, जो उसमें इंजन लगी हुई है, वो कितने साल तक कार्य कर सकती है। जाहिर सी बात है कि अगर हम सैटेलाइट लॉन्च करते हैं, तो उस सैटेलाइट में सोलर पैनल होता है, बैटरी होती है, तो उसकी कुछ ना कुछ तो आयु होगी, है ना। उसी आयु के अनुसार वो क्या करती है, कार्य करती है। ठीक है, टाइम खत्म हो जाता है, जैसे आपकी मोबाइल की बैटरी है, आप नई मोबाइल लेते हो, बैकअप अच्छी देती है, 2 साल के बाद वही बैटरी क्या हो जाती है, खराब हो जाती है, बैकअप नहीं देती है, तो उसका भी टाइम कितना है, 2 साल या 3 साल। तो उसी तरीके से ये जो सैटेलाइट्स होते हैं, इन सैटेलाइट्स का जीवन काल कितना होता है, लगभग लगभग 15 साल। ठीक है, तो इतने बेसिक, अभी 3 सैटेलाइट पूरे पृथ्वी को कवरेज करेंगे, इसको हम भी बाद में चर्चा करेंगे। तो इतने बेसिक कैरेक्टर हैं हमारे किसके,
जियो स्टेशनरी ऑर्बिट है। तो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में अगेन मैं फिर बता रहा हूं, हाँ बिल्कुल हर जी, जो ये हमारी पृथ्वी होती है ना, अब इस चारों तरफ इसके इक्वेटर के, देखो ये आप देख रहे हो, आप ग्लोब आप हाथ में लोगे तो समझ में आ जाएगा। अब इक्वेटर पे चारों तरफ बढ़ो आप, अब देख लो इक्वेटर पे कितने देश हैं, एग्जैक्टली इक्वेटर पे देख लो कितने देश हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ते जाओ, अब बहुत सारा इसका ओशियन रीजन है, ठीक है। तो ओशियन रीजन में कम्युनिकेशन हमको उतना चाहिए नहीं, ठीक है। इसलिए जो सैटेलाइट्स होते हैं वो जो इक्वेटर पे स्थापित होते हैं वो तो 24 घंटे होते हैं। अब इसका प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, इस जो इक्वेटर पे सैटेलाइट है इसको थोड़ा सा एंगल हम चेंज कर देते हैं, 0 से थोड़ा सा ज्यादा और 0 से थोड़ा सा कम, तब मैक्सिमम देश कवर हो जाते हैं, ठीक है। इसी वजह से जो संचार सुविधाएं होती हैं वो एग्जैक्टली इक्वेटर के हर जगह पे मौजूद ये नहीं है, ठीक है। और कुछ इसका मैग्नेटिक फील्ड भी होता है, हाँ बिल्कुल। नष्ट नहीं हो जाते, वो कार्य करना बंद कर देते हैं, बट अपनी ऑर्बिट में घूमते रहते हैं। सनी जी, सभी देश के जो सैटेलाइट्स अलग अलग नहीं होते हैं, क्योंकि सभी देशों के पास इतना पैसा नहीं है कि वो अपना अंतरिक्ष प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर सकें। इस वजह से जो दूसरे देश होते हैं वो अपने उपग्रह को दूसरे देशों से लॉन्च करवाते हैं या दूसरे देशों के उपग्रह को किराए पर लेकर काम चलाते हैं। जैसे अभी मान लीजिए हम लोग जीपीएस सिस्टम का उपयोग करते हैं, तो जीपीएस तो हमारा है नहीं, जीपीएस किसका है, अमेरिका का है, तो हम अमेरिका के जीपीएस का उपयोग कर रहे हैं। इसी वजह से जितने भी विकासशील देश हैं इनका अपना कोई अंतरिक्ष सिस्टम नहीं होता है, ये दूसरे देश के सैटेलाइट्स को क्या करते हैं, स्पेक्ट्रम को खरीद लेते हैं और उनकी फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब इस जियो स्टेशनरी ऑर्बिट लाया जा सकता है, आकाश जी लाया जा सकता है, इसी के लिए बहुत सारे प्रयास किए गए हैं। लेकिन अब चूंकि होता क्या है कि सैटेलाइट को भेजने में जितना खर्च लगता है, ठीक है ना, फिर उसको वापस लाने में भी क्या होगा, खर्च लगेगा। और वैसे भी ये अत्यंत क्या है, महंगी तकनीकियां हैं, तो जाहिर सी बात है कि उसको वापस लाने में मैक्सिमम पैसे की खर्च ही होगी। इस वजह से प्रावधान तो बहुत है, लेकिन अभी तक कोई देश ऑर्गेनाइज नहीं किया है कचरे को वापस लाने के लिए। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं चिकुराज जी, सैटेलाइट एक बार ऊपर खराब हो गया तो खराब हो गया। सनी जी, वेट के अनुसार मैंने सैटेलाइट को बताया था ना आपको, पिको, नैनो, माइक्रो, स्मॉल, लार्ज। अमूमन जो संचार उपग्रह होते हैं, इंटरनेशनल जो मानक है संचार उपग्रह का, वह 3 टन के ऊपर है, ठीक है। संचार उपग्रह बड़े होते हैं, ठीक है, जबकि मौसम उपग्रह छोटे होते हैं, ठीक है। अब ये जो आपके भूस्थितिकी कक्षा के उपग्रह है, अगेन मैं फिर रिपीट कर दे रहा हूं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की भरमार है इस पे आपके। भूमध्य रेखा की पारी, झुकाव कोण 0 डिग्री, ऊंचाई कितनी 36,000 किलोमीटर, इनका टाइम रोटेशन कितना है 24 घंटे, ठीक है। कौन से उपग्रह स्थापित किए जाते हैं इस कक्षा में, संचार उपग्रह, किस यान के द्वारा, जीएसएलवी यान के द्वारा, जीवन काल कितना होता है 15 साल होता है, ठीक है। हाँ बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर सकते हैं सैटेलाइट को। हाँ ऋषभ जी, इसीलिए तो खराब उपग्रह जो काम नहीं कर रहा है वो क्या करता है कि अपने ऑर्बिट में पड़ा रहता है बगैर काम किए, इसी को हम बोलते हैं
अंतरिक्ष प्रदूषण, स्पेस पॉल्यूशन बोला जाता है इसको, क्योंकि वो नए उपग्रहों को स्थापित करने में बाधा उत्पन्न करता है, इसलिए हम उसको बोलते हैं स्पेस पॉल्यूशन, अंतरिक्ष उपग्रह। और इंद्रजीत जी, सैटेलाइट को स्पेस में डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। भारत ने, चाइना ने, अमेरिका ने और रसिया ने ऐसा करके दिखाया है। नहीं, स्पेस डिब्राइज भी बोला जाता है उसी स्पेस पॉल्यूशन को, मोहित जी, ठीक है। चलिए, अब दूसरी चीज, इसरो ने जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में उपग्रहों को भेजने की शुरुआत जो की वो 1982 में की, और 1982 में उसने, भारत ने, इसरो ने सबसे पहले जो उपग्रह भेजा जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में वह था इनसैट फर्स्ट ए। इनसैट फर्स्ट ए। और ये जो इनसैट फर्स्ट ए 1982 में भेजा गया, यह क्या हो गया? असफल। ठीक, पहला ही मिशन क्या हो गया हमारा? असफल। ठीक, बाद में 1983 में भेजा गया इनसैट फर्स्ट बी। और ये क्या हो गया? सफल हो गया, सक्सेस हो गए हम इसमें। तब से लेकर अब तक इसरो का अपना खुद जो जीएसएलवी का अभियान है, वो भी जीएसएलवी में आएगा तो मैं बताऊंगा। इस कक्षा में बहुत सारे संचार उपग्रहों को स्थापित किया गया है, स्वदेशी सहायता से भी और विदेशी सहायता से। ठीक है, कुछ को हम देख लेते हैं, बाकी हैं तो बहुत, पूरा आपको जानने की जरूरत नहीं है। बट शुरुआती अवस्था में जो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में सैटेलाइट स्थापित किए गए थे, उसके कुछ एग्जाम्पल हम आपको बता रहे हैं। पहला, इनसैट सीरीज के उपग्रह, इनसैट श्रृंखला के जो उपग्रह, फर्स्ट ए से फर्स्ट डी तक, मतलब समझ गए? देखो इसको, इनसैट फर्स्ट ए, ठीक है, फर्स्ट बी, फर्स्ट सी एंड फर्स्ट डी। दूसरा, 2A से 2E तक, फिर 3A से 3E तक, इतने उपग्रह। और सभी के सभी ये कैसे हैं? संचार उपग्रह। बट आप ध्यान देना, इसी में एक आएगा इनसैट 3D, यही पे आएगा ना, इसके बीच में। सभी के सभी संचार उपग्रह हैं, लेकिन इनसैट 3D ये कैसा उपग्रह है? मौसम उपग्रह। इनसैट 3D मौसम उपग्रह। इसी इनसैट 3D को नाम अभी तत्काल में दिया गया है कल्पना सेकेंड, अभी आएगा तो मैं बताऊंगा। दूसरा है ग्रामसैट, इसके 1 से लेके 14, अभी तो 16 हो चुके हैं। ग्रामसैट, जिसको हम जीसैट बोलते हैं, ग्रामसैट। तीसरा एग्जांपल है इडूसैट। इडूसैट एजुकेशनल सैट इसको बोलते हैं। इसको शैक्षणिक कार्यों के लिए 2004 में प्रक्षेपित किया गया था और 2010 में ये खराब हो गया। ठीक है, इडूसैट को हम एजुकेशनल सैट बोलते हैं। ये शैक्षणिक कार्यों के लिए लॉन्च किया गया उपग्रह था, संचार उपग्रह। 2004 में इसको लॉन्च किया गया था और 2010 में ये क्या हो गया? खराब हो गया।
मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका इसमें कल्पना सीरीज के उपग्रह। कल्पना सीरीज के उपग्रह को दो श्रेणी में बांटा गया है। पहले को बोला गया है कल्पना फर्स्ट, और दूसरे को बोला गया है कल्पना सेकेंड। ठीक है, क्या हो रहा है जी? सर वो पीछे आने नहीं आ रहा। ठीक, अब देखिए कल्पना फर्स्ट नाम दे दिया गया, इनको कल्पना सेकेंड नाम दे दिया गया। ठीक है, अब मेटसेट जो है, ये मेटसेट इनका पुराना नाम था। इनसेट क्या है? ये भी पुराना नाम है। ये कैसे थे? मौसम उपग्रह। इस कक्षा में भेजे जाने वाले ये मौसम उपग्रह। इसरो ने लॉन्च किया आकाश जी बीएसएनएल के लिए। अभी हाल ही में इसरो ने लॉन्च किया है बीएसएनएल के लिए। सनी जी 3D सैटेलाइट का नाम है इनसैट 3D। जैसे इसमें एक सैटेलाइट हो गया इनसैट 3A, दूसरे सैटेलाइट का नाम हो गया इनसैट 3B, तीसरे सैटेलाइट का नाम हो गया इनसैट 3C, चौथे सैटेलाइट का नाम हो गया इनसैट 3D। ठीक है, नहीं आएगा विवेक जी, वो उसी कक्षा में चक्कर लगाता रहेगा। ठीक है, उसको लाने के लिए फिर यहां से स्पेसक्राफ्ट भेजना पड़ेगा और फिर उसको लाना पड़ेगा, इसीलिए थोड़ी सी कॉस्टली हो जाती है। क्लियर? हाँ रितु जी क्या पूछ रही हैं आप? 2004 में भेजा गया था ज्योति जी। थ्री डी है सनी जी, 3D है, बी नहीं। हाँ विवेक जी, इसी को टर्म दिया गया है देयर इज नो स्पेस इन स्पेस। रितु जी क्या नहीं समझ में आ रहा है? आपने लिखा है समझ नहीं आया, आप क्या समझा रहे हैं? तो क्या नहीं समझ में आ रहा है बताइए। ये उपग्रह के एग्जाम्पल है सब। ठीक है, जियो स्टेशनरी कक्षा में लॉन्च किए गए शुरुआती अवस्था में ये उपग्रह हैं। अब देखो यहां पे क्या है कि इनसैट, हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे इनसैट फर्स्ट ए, इनसैट फर्स्ट बी, इनसैट फर्स्ट सी, इनसैट फर्स्ट डी। हम ऐसे भी तो लिख सकते थे इसको। ठीक है, बट इसको क्या किया हम एक ही लाइन में लिख दिए। तो फर्स्ट ए से, अब ऐसे लिख लो तो समझ में आ जाए। ठीक, उसी तरीके से ग्रामसैट 1 से लेकर 16 तक, इडूसैट
एजुकेशनल सेट एक ही लॉन्च किया गया था। हर्ष जी, ऑर्बिट को थोड़ी मिसाइल से हम ब्लास्ट कर देंगे। ऑर्बिट तो इनविजिबल है ना, सैटेलाइट को मिसाइल से हम ब्लास्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। और ऐसा भारत करके देख चुका है। और जब हम किसी सैटेलाइट को ब्लास्ट करते हैं, ठीक है ना, सैटेलाइट्स को तोड़ते हैं, तो आप देखिए क्या होगा। तो ध्यान से सुनना यहां पे। हाँ, सैट का मतलब सैटेलाइट है। अब हंसी देखना ध्यान से। ये पृथ्वी है, इस पृथ्वी के चारों तरफ ये सैटेलाइट मूव कर रहा है। तो ये सैटेलाइट तभी मूव कर रहा है ना जब हम इसको मिनिमम रिक्वायर्ड गति दिए हुए हैं, है ना। हर्ष जी ध्यान से सुनिएगा, मिनिमम रिक्वायर्ड इसको गति दिए हुए हैं, ठीक है। अगर इसको हम तोड़ते हैं, ब्लास्ट करते हैं, तो जाहिर सी बात है ब्लास्ट करने के बाद जब ये टुकड़ों में टूटेगा तो इसकी गति क्या हो जाएगी, कुछ ज्यादा हो जाएगी। और जब ज्यादा गति हो जाएगी तो ये अपने ऑर्बिट को छोड़कर कहीं और निकल जाएगा। अब ये फिक्स ऑर्बिट में नहीं मूव करेगा, ऑर्बिट को छोड़कर क्या करेगा, कहीं और निकल जाएगा। जब आप पत्थर घुमाते हो और घुमा के तेजी में छोड़ते हो तो देखो वो अपनी ऑर्बिट में नहीं गिरता है, दूर कहीं जाके गिरता है। तो उसी तरीके से जब ये ब्लास्ट होगा तो अपनी ऑर्बिट को छोड़कर किसी दूर ऑर्बिट में चला जाएगा। अब प्रॉब्लम इसमें ये होगी कि मान लीजिए ये अपनी ऑर्बिट को छोड़कर किसी दूसरे ऑर्बिट में जा रहा हो, तो अगर ये यहीं से जाएगा तो हो सकता है यहां कोई और सैटेलाइट चक्कर लगा रहा हो, उस सैटेलाइट को भी ये नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि ये टूटकर किधर जाएगा ये तो कैलकुलेशन सही ढंग से हो नहीं सकती है, क्योंकि वहां पर तो निर्वात है ना। तो ये प्रॉब्लम क्रिएट इसमें रहती है। इसीलिए सैटेलाइट को, जो हमारा वर्किंग सैटेलाइट है, उसको हम नष्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन ऐसी तकनीकी को हम जरूर अपनाते हैं, क्योंकि आगे आने वाला जो समय है, आगे आने वाला जो युद्ध होगा, वो पूरी तरीके से सूचना पर आधारित होगा, पूरी तरीके से सूचना पर आधारित होगा। जिसके पास सूचनाएं मजबूत होंगी वो जीतेगा, और जिसके पास सूचनाएं मजबूत नहीं होंगी वो हारेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, दो देशों के बीच वार हुआ, हम दूसरे देश के सैटेलाइट को ही नष्ट कर दें। जब दूसरे देश के सैटेलाइट को ही नष्ट कर देंगे तो वह देश आपस में खुद ही कम्युनिकेशन नहीं कर पाएगा, और जब कम्युनिकेशन नहीं कर पाएगा तो पर्याप्त मात्रा में उसके सैनिक कहां से कहां पहुंचेंगे किसी को पता ही नहीं चलेगा, भाई कम्युनिकेट हो ही नहीं पाएगा। तो आगे आने वाला जो समय है वो बिल्कुल सूचना का ही है। आप अभी घर में पढ़ रहे हो, सपोज दैट, मान लो आप अपने लैपटॉप और मोबाइल के सामने बैठ के पढ़ रहे हो, अगर आपके पास सूचना है कि 10 मिनट में भूकंप आएगा तो आप बच जाओगे, निकल जाओगे ना। लेकिन अगर आपके पास सूचना नहीं है तो भूकंप आएगा, गिरेगा और मर जाओगे। तो आगे आने वाला पूरा जो युद्ध है ना, ये पूरी तरीके से इंफॉर्मेशन पे, और इंफॉर्मेशन के लिए हमको क्या चाहिए, सैटेलाइट, ठीक है। आज हम और आप आमने सामने बैठ के पढ़ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है इसमें सैटेलाइट का ही योगदान है ना। आज आप 4G चला रहे हो, आज आपके मोबाइल की स्पीड 20 Mbps, 40 Mbps, 50 Mbps मिल रही है, तो उसके पीछे रीजन क्या है, उसके पीछे सैटेलाइट ही है। और कौन सा सैटेलाइट है आपका, कम्युनिकेशन सैटेलाइट, है ना। नहीं, अभी तनु जी इडूसैट को प्रक्षेपित नहीं किया गया, लेकिन हमारे जो दूसरे संचार उपग्रह हैं, बहुत सारे संचार उपग्रह हैं जीसैट के, जो कि आपके एजुकेशनल सैटेलाइट की तरह कार्य कर रहे हैं, ठीक है ना। जैसे हम आप बैठ के पढ़ रहे हैं, तो ये भी क्या है, एक तरीके से एजुकेशनल सैटेलाइट का ही तो कार्य है, ठीक है। तो दूसरे सैटेलाइट इसमें वर्क कर रहे हैं, और भारत सरकार तो इसमें और भी बहुत तेजी से इस पे काम कर रही है। ऑप्टिकल फाइबर को पूरे देश में बिछाने जा रही है, बहुत सारे पंचायतों को जोड़ भी दिया गया है, ज्यादा नहीं, लगभग 8 से 10 साल लगेंगे।
तो अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी की तरह, टेक्सास सिटी की तरह भारत में भी आपको हर सिटी में फ्री वाईफाई मिलेगा, है ना। कौन सी साइट के बारे में सोनम जी? ठीक। और आप ये मत समझिएगा गवर्नमेंट आपको वाईफाई फ्री देके बहुत अच्छा काम कर रही है। एक तरीके से गवर्नमेंट आपकी निजता का उल्लंघन कर रही है, आपके घरों में पहुंच गई है, आपके जीवन में दखल दे देगी, है ना। भूल के भी प्राइवेट वाईफाई जो आपको मिलता था ना, मिस यूज नहीं होगा विवेक जी। हम इंडियंस हैं, हम यूज कहां करते हैं, हम यूज से ज्यादा मिस यूज करते हैं, हम यूज से ज्यादा मिस यूज करते हैं। इसमें जिनको भी 1.5 GB पर डे डाटा मिलता है तो खुद ही आप समझिए कितना यूज करते हैं। टिकटॉक आता था तो 90% तो उसी में टाइम जाता था। 1.5 GB का कितना पढ़ने के लिए यूज करते हैं आप लोग खुद ही जानते होंगे। ठीक। अब भारत के, हाँ तनु जी, ऑप्टिकल फाइबर आएगा तो मैं बताऊंगा, ये आएगा आईटी में आएगा, क्योंकि ऑप्टिकल फाइबर हम बताने लगेंगे तो उसमें टाइम लग जाएगा काफी। ठीक है, वो अलग कॉन्सेप्ट है थोड़ा सा। वाईफाई कनेक्शन अगर आपके मोबाइल से अटैच होता है, विशेष तौर से प्राइवेट वाईफाई कनेक्शन, तो आपके फोन से वो हर एक डाटा को ले सकता है, यहां तक कि आपके बैंक का पासवर्ड, आपके बैंक का अकाउंट, सब कुछ ले सकता है ना। तो इसमें थोड़ा सा सावधानी आपको बरतनी चाहिए। यूज से ज्यादा मिस यूज तो होता ही है। चलिए, ये जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। सेकेंड चलते हैं पोलर ऑर्बिट। हाँ, जितने भी इनसेट सीरीज के सैटेलाइट हैं, इनसेट सीरीज के सैटेलाइट जो होते हैं वो संचार उपग्रह वाले होते हैं, ठीक है ना। अब आकाश ये आईटी में आएगा, क्यू बीट, के बीट, ठीक है, ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आएगा। वीपीएन है, इंटरनेट प्रोटोकॉल्स है वगैरह। अगर हम उसकी चर्चा करेंगे तो फिर यहां पे सैटेलाइट हमारा रुक जाएगा। आईटी में ये सब आएगा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में सब कुछ आएगा, इसीलिए अलग से इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन सैटेलाइट ही दिया गया। आईटीवी, इंटरनेट प्रोटोकॉल, टीवी वगैरह सब उसमें आ जाएगा। ठीक। नेक्स्ट चलते हैं पोलर ऑर्बिट। अब जो पोलर ऑर्बिट होता है, पोलर ऑर्बिट, अब आपकी ये पृथ्वी, अब कोई सैटेलाइट अगर पोल के अलोंग मूव करती है, यू, अगर वो पोल से पोल मूव करती है, तो वो सैटेलाइट क्या कहलाती है? पोलर सैटेलाइट। और ये कक्षा क्या कहलाता है? आपका पोलर ऑर्बिट। और पोलर ऑर्बिट में जो सैटेलाइट होते हैं वो जनरली 400 से 900 किलोमीटर दूर स्थापित किया है। सामान्यतः 600 किलोमीटर पर होता है, लेकिन इनका जो एरिया होता है वो 400 से 900 किलोमीटर दूर, ठीक है। सामान्यतः 600 पे होता है, 400 से 600 के बीच होता है, ठीक है, डिस्टेंस इसका पोलर ऑर्बिट का। अब इनके भी कुछ फीचर है, ठीक है, पोलर ऑर्बिट के। पहला है इनका जो झुकाव कोण होता है, $90 डिग्री। ठीक, आप देखो ये हमारा एक्सिस है, इस एक्सिस से ये कितने डिग्री बनाते हैं? 90 डिग्री। ठीक है, इनकी जो कक्षीय ऊंचाई होती है, कक्षीय ऊंचाई 400 से 600, या हाईएस्ट लिख दो ना, 400 से 900 किलोमीटर। क्लियर? सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कक्षीय अवधि 90 मिनट होता है।
याद रखे ना, यानी 90 मिनट में क्या करते हैं, एक पोल से दूसरे पोल पे चक्कर लगा लेते हैं। उपग्रह, आज थोड़ा हिंदी लिख रहा है। इस कक्षा में उपग्रह भेजे जाते हैं कौन से, मौसम संबंधी, जिसको हम बोलते हैं रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। प्रक्षेपण यान PSLV, जीवन काल 7 वर्ष। इस कक्षा में उपस्थित उपग्रहों का जो जीवन काल होता है वह कितना होता है, लगभग 7 साल होता है। हाँ बिल्कुल, इन सैटेलाइट को इंडियन नेशनल सैटेलाइट, जितने भी संचार उपग्रह हैं वो सब संचार उपग्रह कहां पे, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में। एक्चुअली देखो, जब हम लोग सैटेलाइट लॉन्चिंग शुरू किए थे ना, तो सैटेलाइट लॉन्चिंग शुरू किए गए थे तो वो जो संचार उपग्रह था या फिर मौसम संबंधी उपग्रह था वो अलग अलग कार्यों के लिए था। लेकिन अब जो हम लोग सैटेलाइट स्थापित करते हैं, जैसे मौसम संबंधी करते हैं, तो उससे भी हम संचार का काम लेते हैं, और जो संचार उपग्रह स्थापित करते हैं उससे भी हम मौसम संबंधी काम लेते हैं। यानी उसमें मौसम के भी उपकरण लगे होते हैं और संचार के भी उपकरण लगे होते हैं। तो अब जो लॉन्च किए जाते हैं वो बहुउद्देशीय कार्यों के लिए लॉन्च किए जाते हैं। हाँ बिल्कुल देख सकते हैं हर्ष जी, क्योंकि ये पिछले पृथ्वी के निचली कक्षा में स्थापित होते हैं, और पृथ्वी के निचली कक्षा में जब आप स्थापित होते हैं तो इनके मूवमेंट को आप देख भी सकते हो। अक्सर आप गर्मी के समय रात को आप सोते रहिए तो आप देखिए कोई ना कोई आपको लगता है कि तारा इधर से उधर जा रहा है ना, तो तारा थोड़ी होता है, तारा तो अपना एक जगह स्थिर होता है, वो सैटेलाइट होता है। और कभी कभी एक चमकता हुआ तारा आपको अक्सर जाते हुए दिखाई देगा, वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है ना, तो आराम से आप अपनी आंखों को देख सकते हैं। हाँ बिल्कुल रितु जी, नहीं होता है, रेडिएशन मिक्स नहीं होता है, ठीक है। अब देखो रीजन क्या हो गया, क्यों हमको इनकी स्पीड ज्यादा करनी होती है। तो सबसे पहला जो रीजन ये है कि चूंकि ये ध्रुवीय कक्षा में है, और ध्रुवीय कक्षा में है, पृथ्वी के निचले कक्षा में है, तो जाहिर सी बात है पृथ्वी का ग्रेविटी इस पे अधिक होगा, और पृथ्वी का ग्रेविटी अधिक होगा तो पृथ्वी इसको खींचना चाहेगी अपनी तरफ, नजदीक होने के कारण। इसलिए हम इसकी स्पीड क्या कर देते हैं, तेज कर देते हैं। और निचले ही कक्षा में क्यों स्थापित करते हैं, क्योंकि ये देखो कैसे उपग्रह होते हैं आपके, मौसम संबंधी उपग्रह होते हैं। तो मौसम संबंधी जानकारी लेने के लिए हमको पृथ्वी के निचली कक्षा का ही तो इमेज चाहिए। मैक्सिमम आपका ट्रोपोस्फियर और स्ट्रेटोस्फियर, यही तो इमेज चाहिए हमको, ठीक है। इसीलिए इस सैटेलाइट्स को हम कहां स्थापित करते हैं, पृथ्वी के निचली कक्षा में। नहीं नहीं रितु जी, इस पे नहीं है।
हाँ बिल्कुल हर्ष जी, पता चल जाता है, ऐसा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। देखो इसकी लाइफ टाइम कम होने के पीछे रीजन क्या होता है? रीजन ये होता है कि ये जो उपग्रह होता है वह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में ज्यादा समय तक रहता है। तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में ज्यादा समय तक रहने के कारण इस उपग्रह में खराबी आने की संभावनाएं जियो स्टेशनरी ऑर्बिट की तुलना में ज्यादा होती है, क्योंकि मौसम का प्रभाव भी इस उपग्रह पे क्या होता है, ज्यादा पड़ता है। और ज्यादा स्पीड से चल रहा है तो जाहिर सी बात है उसका फ्यूल और उसकी बैटरी, इसका कंजप्शन भी क्या होगा, इसमें ज्यादा होगा। इस वजह से इस कक्षा में उपस्थित उपग्रहों का जो जीवन काल होता है वह कितना होता है, 7 वर्ष होता है। अब इसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि ये कैसा है उपग्रह, मौसम संबंधी उपग्रह है, तो मौसम संबंधी उपग्रह जो आंकड़े देंगे, जो पृथ्वी की तस्वीर को देंगे, वो क्या करेंगे, उन तस्वीरों का एनालिसिस किया जाएगा और एनालिसिस करने के बाद ही डिसाइड होगा कि उस जगह का मौसम कैसा है। तो ये जितने भी उपग्रह आपके इमेज को खींचकर भेजते हैं, तो इस इमेज को खींचकर जिस पोर्टल पर भेजा जाता है उस पोर्टल का नाम है भुवन। ठीक, और इसी भुवन नामक पोर्टल पे सुपर कंप्यूटर लगा हुआ है जिसका नाम है सागा 220। ये इसरो द्वारा डेवलप किया गया अपना सुपर कंप्यूटर। ठीक, सागा 220। तो जो भी रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट उपग्रह इमेज खींचता है उस इमेज को भुवन नामक पोर्टल पे भेजा जाता है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं नेशनल रिमोट सेंसिंग कंट्रोल, सॉरी नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर, हैदराबाद में है ये। तो नेशनल रिमोट सेंसिंग जो सेंटर है हैदराबाद में, जो पोर्टल है आपका, उस पोर्टल का नाम बस आप याद रखिएगा कि दूर संवेदी उपग्रह या रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट द्वारा जो भी इमेज है वह भुवन नामक पोर्टल पे भेजा जाता है और भुवन नामक पोर्टल पर स्थित सागा 220 सुपर कंप्यूटर द्वारा उन चित्रों का विश्लेषण किया जाता है और विश्लेषण करने के पश्चात मौसम संबंधी जानकारियों का अनुमान लगाया जाता है। क्लियर? अब इसके भी हम कुछ देख लें एग्जाम्पल, है तो बहुत सारे, लेकिन कुछ हम इनिशियल लेवल पे चीजों को देख लें। सोलर पैनल तो होता है ना विवेक जी, सोलर पैनल वजह से वो चक्कर लगाता रहता है। पहला एग्जाम्पल है इसका, फर्स्ट ए इंडियन रीजनल सैटेलाइट IRS, बहुत सारे लोग बन भी जाएंगे इसमें इस साल। IRS फर्स्ट ए, फर्स्ट बी, फर्स्ट सी, हाँ देखिए जितने भी रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स हैं, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स के द्वारा जो इमेज खींचा जाता है उस इमेज को नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर हैदराबाद, उसको हम बोलते हैं पोर्टल, वहां भेजा जाता है और उस पोर्टल का जो नाम है जहां पे ये चित्र इकट्ठा होता है उसका नाम है भुवन। ठीक है, अब इस पोर्टल पे सागा 220 नामक सुपर कंप्यूटर से उस इमेज का एनालिसिस किया जाता है और फिर मौसम संबंधी आपका अनुमान लगाया जाता है। IRS फर्स्ट ए, फर्स्ट बी और फर्स्ट सी। ठीक है, ये पहला एग्जांपल है। ये सब कैसे हैं, मौसम संबंधी उपग्रह। पोर्टल है भाई, क्या बात है, हमसे भी गलतियां बहुत हो रही हैं। बोल सही रहा हूं, लिख गलत रहा हूं।
पोर्टल, पोर्टल, फर्स्ट ए, फर्स्ट बी और फर्स्ट सी, ठीक है। दूसरा कार्टोसैट, कार्टोसैट, ठीक है। तो कार्टोसैट के आगे लिख लीजिएगा मानचित्र संबंधी अध्ययन के लिए, मानचित्र संबंधित अध्ययन के लिए। और एक चीज और इसको कहा जाता है, कार्टोसैट को, कार्टोसैट को कहा जाता है, एक मिनट, एक बड़ा सुंदर इसको शब्द बोला जाता है, आसमान की आंख। कार्टोसैट को आसमान की आंख की संज्ञा दी गई है ना। तीसरा ओशियन सेट, ओशियन सेट, ओशियन सेट के आगे लिख लेगा बादलों के अध्ययन के लिए। आपको लगेगा कि समुद्र के अध्ययन के लिए नहीं है, एक्चुअली इस ओशियन सेट का पुराना नाम था मेगाट्रॉपिक। पुराना नाम था इसका मेगाट्रॉपिक, तो बादलों के अध्ययन के लिए था। अब इसमें ओशियन का भी अध्ययन करते हैं, बट नाम दे दिए हैं ओशियन सेट, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम है रिसोर्स सेट, रिसोर्स सेट या इसको हम बोलते हैं सरल, रिसोर्स सेट या इसको हम बोलते हैं सरल, वर्षा एवं मौसम के अध्ययन के लिए। वर्षा एवं मौसम के अध्ययन के लिए। और सबसे इंपॉर्टेंट जिसको 2 बार पूछा गया है, पांचवा, आई स्टेज, आई स्टेज, जलवायु परिवर्तन के कारकों का अध्ययन। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जलवायु परिवर्तन के कारकों का अध्ययन, ठीक। इतने आपके एग्जाम्पल हैं किसके, पोलर के, और भी बहुत सारे हैं, बट इसमें आप आई स्टेज को जाने रखिएगा, ज्यादा बार यही पूछा जाता है। नॉर्मली आई स्टेज दे दिया गया तो पता नहीं चलता है कि सैटेलाइट है कि क्या है। क्या है भाई, पोर्टल, PORTL, हाँ ठीक। अब दूसरा है आपका जियो सिंक्रोनस, जियो सिंक्रोनस, इसको बोलते हैं भूतुल्यकालिक, भूतुल्यकालिक। अब देखिए, पृथ्वी का ये इक्वेटर, ठीक। अब ध्यान से सुनना, इक्वेटर पर अगर कोई सैटेलाइट हम स्थापित करते हैं तो उसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, झुकाव कोण कितना होगा, 0 डिग्री, ये तो पता है। लेकिन अब इसी इक्वेटर से थोड़ा सा चेंज करके एंगल या तो 0 डिग्री से ऊपर कर दें हम, या 0 डिग्री से नीचे। मान लो अगर हम यहां स्थापित उपग्रह कर दें, ठीक, या तो हम उपग्रह को यहां स्थापित कर दें, तो अब इनका जो मार्ग होगा वो इस तरीके से होगा। पहले तो एग्जैक्टली इक्वेटर पे था,
अब थोड़ा सा इक्वेटर से हटके है तो ये इस तरीके से मूव करेंगे। अगर हम इनकी बात करें कि ये कैसे मूव करेंगे तो ये ऐसे मूव करेंगे। यानी कि ये बिल्कुल क्या है, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट की तरह ही है, बट इनमें थोड़ा सा अंतर है। अंतर थोड़ा सा, बिल्कुल जियो स्टेशनरी ऑर्बिट की तरह है, बट अंतर इसमें क्या है? पहला अंतर है कि एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है, ये 0 डिग्री नहीं होती है, 0 डिग्री के आसपास होती है। दूसरा इसमें अंतर क्या है, बाकी इनकी भी ऊंचाई 36,000 किलोमीटर, ठीक है ना, इनकी भी कक्षीय अवधि क्या है 24 घंटे। बट आप यहां ध्यान दो, ध्यान देने वाली बात यह है कि जो आपका जियो स्टेशनरी ऑर्बिट था, ठीक है ना, जो भूमध्य कक्षा थी, ये देखो जो पहले यहां उपग्रह था, ये यहां पे उपग्रह जो था वो पृथ्वी के सापेक्ष 24 घंटे स्थिर था, ठीक। लेकिन जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में जो उपग्रह होते हैं ये क्या करते हैं कि 24 घंटे में घूमकर उसी पॉइंट पे आते हैं, ठीक। यानी कि जियो स्टेशनरी और जियो सिंक्रोनस में यही एक अंतर है कि जियो स्टेशनरी के जो उपग्रह होते हैं वो 24 घंटे स्थिर रहते हैं, लेकिन जियो सिंक्रोनस के क्या होते हैं कि ये 24 घंटे में घूमकर उसी पॉइंट पर आते हैं। ये डिफरेंस है। यानी कि जियो सिंक्रोनस के अगर आप पृथ्वी पर अभी खड़े हैं, अगर आप पृथ्वी पर अभी खड़े हैं तो एक सैटेलाइट आपके सामने है, तो जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में जो उपग्रह होगा 24 घंटे के बाद घूमकर फिर उसी टाइम पर वापस आएगा वहां पे। ये अंतर होता है, ठीक है। तो इनका जो एक तरीके से जो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट है वो पूरा सर्कल में घूम रहा है, इनका जो ऑर्बिट होता है तरीके से इलिप्टिकल ऑर्बिट होता है, जैसे अंग्रेजी का 8 बनता है ना, वैसे प्रतीत होते हैं। तो ये ऑर्बिट कहलाती है जियो सिंक्रोनस। और इस कक्षा में भी कौन से उपग्रह स्थापित किए जाते हैं? संचार उपग्रह, बिल्कुल जियो स्टेशनरी की तरह होता है। हाँ, तो अब ये जो उपग्रह होंगे पर्टिकुलर किसी एक कंट्री के लिए नहीं होंगे, ठीक है ना, ये पूरी पृथ्वी पर संचार क्या कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, इनकी स्पीड माइग्रेट होती रहती है तभी तो, बट इनका सेटिंग इस तरीके से होता है कि 24 घंटे के बाद ये अपने उसी पॉइंट पर आती है जिस पॉइंट पर आप इनको देख पाते हैं, ठीक है। इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं हिंदी में, देखो, भू तुल्यकालिक, ठीक है ना, भू तुल्यकालिक, ठीक है। यानी कि इन कक्षाओं में भी पृथ्वी की परिक्रमा एक दिन में पूरी की जाती है और इनका जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है वो 0 डिग्री नहीं होता है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि पृथ्वी के किसी निश्चित बिंदु से, पृथ्वी के किसी निश्चित बिंदु से अगर कोई व्यक्ति इस उपग्रह को दिन के किसी निश्चित समय पर उसी स्थान पर देख सकता है, ठीक है। तो बेसिक डिफरेंस इसका 2 है, आप समझ लीजिएगा। अरे बाप रे, आशीष मिश्रा जी, निर्वात में हम किसी चीज को स्थिर कैसे कर देंगे? आपने पूछा सैटेलाइट को एक जगह स्टॉप करके क्यों नहीं लगाते, तो आप खुद समझिए कि ये सैटेलाइट है, इसको हम यहां पर कैसे स्थिर कर दें। इसको हम स्थिर कर सकते कुछ किसी, अगर हम इसको स्थिर करेंगे तो जाहिर सी बात है कि इसी, मान लीजिए ये हमारा सैटेलाइट है, हाँ ये भी 36,000 किलोमीटर पे होते हैं। अब ये मान लीजिए हमारा सैटेलाइट है, ठीक है ना। अब इसको हमको स्थिर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? दोनों तरफ से फोर्स लगानी पड़ेगी इक्वल, ठीक है ना। अगर ये कई डायमेंशन का है तो इसके चारों तरफ हमको फोर्स लगाना पड़ेगा, तभी तो एक जगह स्थिर होगी। अब मान लीजिए एक जगह ये स्थिर हो गई,
तो पृथ्वी जब घूमेगी तो इसके सामने जो पृथ्वी का पोर्शन आएगा सिर्फ उसी को तो कम्युनिकेट करेगा, बाकी का तो कम्युनिकेट करेगा नहीं। ठीक, तो अब निर्वात में हम इसको कौन सा फोर्स लगा के स्थिर करेंगे? इम्पॉसिबल है। इस वजह से हम इसको एक गति देते हैं। जब एक हम इसको गति देते हैं तब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बराबर होता है और फिर ये चारों तरफ मूव करने लगता है। ठीक है ना? इस वजह से हम उसको वहां पर स्थापित नहीं करते। जीवन काल का मतलब कितने दिन तक वो काम करेगा। ठीक है, बिल्कुल। जो गुण इसके, जो जियो स्टेशनरी के गुण हैं वही गुण आपके जियो सिंक्रोनस के ही भी है। कोई अंतर नहीं है, सिर्फ अंतर दो है। पहला अंतर यह है कि ये 24 घंटे में एक परिक्रमा करते हैं, 24 घंटे में उसी स्थान पर वापस आते हैं। और दूसरा जो सबसे बड़ा अंतर यह है कि ये एग्जैक्ट 0 डिग्री पे नहीं होते हैं, 0 से कम भी हो सकते हैं और 0 से नीचे भी हो सकते हैं। ठीक है, हाँ बिल्कुल, स्पीड में डिफरेंस होता है और स्पीड इनका माइग्रेट करता रहता है। ठीक है, देखो जो अर्थ है ना, ये ऐसे लगता है कि ये ऐसे मूव कर रहा है। अंग्रेजी के 8 अक्षर ऐसे बनता है। ठीक है ना? तो ये इनकी जो मूवमेंट होती है पृथ्वी के जब दूर जाते हैं तब कुछ और होती है, नजदीक आते हैं तो कुछ और होती है। स्पीड इनकी माइग्रेट करती है। ठीक है, तो ये तो था आपका जियो सिंक्रोनस। अब जियो सिंक्रोनस के बाद दूसरा है आपका सूर्य तुल्यकालिक, जिसको हम बोलते हैं सन सिंक्रोनस। सन सिंक्रोनस, इसको हम बोलते हैं सूर्य तुल्यकालिक। ठीक है, एक तो सन सिंक्रोनस और दूसरा जियो सिंक्रोनस और सन सिंक्रोनस। एग्जाम्पल वही है, जितने भी आपके संचार उपग्रह हैं वो सब के सब कौन से हैं? जियो सिंक्रोनस में। ठीक है, अब देखो ये हमारी पोलर ऑर्बिट, ये पोलर था ना, तो अब ये क्या था? एक्सिस के साथ 90 डिग्री से था। अब मान लो कोई हम सैटेलाइट 90 से कम या 90 से ज्यादा कर रहे हैं। ठीक है, 90 से कम या 90 से ज्यादा कर दें, तो अब देखो इनका मूवमेंट यूं हो जाएगा, इनका मूवमेंट क्या हो जाएगा? यूं हो जाएगा। तो अब जो पोलर ऑर्बिट से हट के जो सैटेलाइट मूव करता है उस सैटेलाइट को हम बोलते हैं सन सिंक्रोनस। ठीक, अब दूसरी चीज कि क्यों हम इनको सन सिंक्रोनस बोलते हैं, उसके पीछे रीजन देखो क्या होता है। इसको मुझे मिटाना पड़ेगा। फिर ये ऑर्बिट क्या हो गई आपकी? सन सिंक्रोनस। मिटा दूं ना इसको? देखो ये सूर्य है, सूर्य के चारों तरफ, और ध्यान से देना, बहुत टेक्निकल माइंड मत लगाना इसमें, वरना टेक्निकल माइंड आपको पूछता है। बस ऑर्बिट को जाने रहना कि जियो सिंक्रोनस भी होता है और सन सिंक्रोनस भी होता है। मेन दो ऑर्बिट को आपको जानना है, पोलर ऑर्बिट और जियो स्टेशनरी। ठीक है, बट सन सिंक्रोनस और जियो सिंक्रोनस क्या होता है बस इसको जानना है, क्योंकि नेविगेशन में आएगा ये सब चीजें। अब ये सूर्य है, अब मान लो यहां पर कोई सैटेलाइट सन सिंक्रोनस है तो यूं ऑर्बिट कर रही है, करेगी ना? अब ये जो पृथ्वी है ये अपनी धुरी पर घूमने के साथ साथ इस सूर्य का भी तो चक्कर लगा रही है, लगा रही है कि नहीं? और उसके साथ साथ ये पृथ्वी अपनी धुरी पे घूम भी रही है, घूमने के साथ सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रही है। अब ये जो हमारा सन सिंक्रोनस का सैटेलाइट है यू मूव कर रहा है ऐसे, एग्जैक्ट पोलर पे तो है नहीं, सन सिंक्रोनस पे। तो इसको हम क्यों बोलते हैं सूर्य तुल्यकालिक कक्षा? कि अब ये जो उपग्रह है
ये उपग्रह अब पृथ्वी से सूर्य से मिलाने वाली जो रेखा है, उस रेखा के साथ ये उपग्रह जितनी एंगल बनाता है, ठीक, पृथ्वी से सूर्य को मिलाने वाली जो रेखा है उसके साथ ये उपग्रह जो एंगल बनाता है, ठीक है ना, वो बिल्कुल फिक्स एंगल बनाता है। आप ऐसे समझिए। दूसरा, आप इसको इतना टेक्निकल में मत जाइए, बहुत सिंपल भाषा में समझिए कि ये उपग्रह, ये जो कक्षा होती हैं, ऐसी कक्षाएं होती हैं कि इन कक्षाओं में जब उपग्रह मूव करते हैं तो ये हमेशा सूर्य के सामने होते हैं। हमेशा कैसे होते हैं? सूर्य के सामने होते हैं, ठीक है। और सूर्य अगर अपनी स्थिति बदल रही है तो उसके साथ साथ ये भी उपग्रह क्या होते हैं? अपनी स्थिति को बदलते रहते हैं, ठीक है। यानी कि इनको इस तरीके से इस सैटेलाइट को सेट किया जाता है कि ये जब भी मूव करते हैं हमेशा क्या मूव करते हैं? सूर्य के प्रकाश में ही मूव करते हैं, ठीक है। अगर पृथ्वी के जिस हिस्से में अंधेरा है उस हिस्से में ये मूव नहीं करेंगे, हमेशा किधर मूव करेंगे? सूर्य के प्रकाश वाले हिस्से पे ही मूव करेंगे। इसलिए हम इनको बोलते हैं सूर्य तुल्यकालिक। यानी ये किसके तुल्यकालिक हैं? सूर्य के तुल्यकालिक होते हैं, ठीक है ना, सिंपल सा। और इनको कहां स्थापित किया जाता है? पोलर कक्षा से थोड़ा सा दाएं या थोड़ा सा बाएं। यानी ये 90 डिग्री से थोड़ा सा ज्यादा होते हैं या 90 डिग्री से थोड़ा सा कम होते हैं, ठीक है। और ये उपग्रह हमेशा सूर्य के प्रकाश के सामने होते हैं। सूर्य की स्थिति के बदलने के साथ ये भी अपनी स्थिति को क्या करते हैं? बदलते हैं। और ये सदैव सूर्य के प्रकाश का सामना करते हैं, ठीक है ना। बाकी सारे गुण इसके कैसे होते हैं? पोलर ऑर्बिट की तरह होते हैं। तो बस नाम दोनों आप याद रखे रहिएगा, सन सिंक्रोनस और आपका जियो सिंक्रोनस, ठीक है। बाकी सन सिंक्रोनस और जियो सिंक्रोनस ये सिर्फ टर्म आपको याद रखना है, क्योंकि नेविगेशन का जो मेंस का क्वेश्चन लिखने काम आएगा। बाकी इनसे क्वेश्चन सिर्फ अभी तक ये पूछा गया है कि सन सिंक्रोनस किसके समतुल्य होता है, किसके सापेक्ष स्थिर प्रतीत होता है? तो किसके सापेक्ष होगा? सूर्य के। सूर्य के सापेक्ष हमेशा क्या रहता है? स्थिर। मतलब हमेशा सूर्य के प्रकाश में क्या करता है? मूव करता है, ठीक है। हाँ, विशेषता जो इनकी है सन सिंक्रोनस की, सन सिंक्रोनस ऑर्बिट के उपग्रह की विशेषता यह है कि ये हमेशा सूर्य के प्रकाश में ही क्या करते हैं? गति करते हैं। यानी कि पृथ्वी के जिस हिस्से में सूर्य का प्रकाश होता है उसी हिस्से में ये मूव करते हैं। नहीं हर्ष जी, देखो ऐसा नहीं कि इनका मूवमेंट अंधेरे में नहीं होता है, इनका मूवमेंट अंधेरे वाले पार्ट में होता है, ठीक है ना। बट ये जो होते हैं, जो इनका टेलीकास्टिंग होती है, ये सीधे सूर्य के सामने को, सूर्य के जैसे मान लीजिए ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है ना। अब सूर्य का प्रकाश जब पृथ्वी के इस हिस्से पर पड़ेगा तो ये सैटेलाइट क्या करेंगे? इसी हिस्से पे ये मूव करेंगे। बाकी फिर पृथ्वी घूम भी तो रही है ना अपनी धुरी पर, तो पृथ्वी के जिस हिस्से में प्रकाश करेगा ये फिर मूव करके उसी हिस्से में ट्रेवल करेंगे। तो आप अर्थ को भी तो समझिए ना, ये अर्थ अपनी धुरी पर घूम भी रहा है, उसके साथ साथ ये सूर्य की चारों तरफ भी घूम रहा है, ठीक है। तो इस वजह से इनकी जो भी स्पीड होती है, इनकी स्पीड माइग्रेट करती रहती है, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल, जहां पर दिन होगा वहीं पे ये सैटेलाइट क्या होंगे? आपके सामने होंगे, ठीक है। सिंपल सी चीज। तो इतने आपके ऑर्बिट है, पोलर, जियो स्टेशनरी, सन सिंक्रोनस और आपका फिर
जियोसिंक्रोनस। अब देखिए दो टर्म इसमें आता है, दो चीजें आपको बार बार आ रही हैं। एक आता है रिमोट सेंसिंग और दूसरा आपका आता है इनसैट, या आजकल इसको हम जीसैट भी बोलते हैं। ठीक है, इंडिया नेशनल सैटेलाइट या फिर जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। ठीक है, अब ये जो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट होते हैं ये कैसे होते हैं? मौसम संबंधित, और ये कैसे होते हैं? संचार संबंधित। ठीक, अब थोड़ा सा इनकी आप वर्किंग देखो। ये आपकी पृथ्वी, इस पृथ्वी पर ये लगा हुआ है एंटीना, और यहां हमारा है एक सैटेलाइट। ये सैटेलाइट का होता है सोलर पैनल, ठीक। नाइन्टी मिनट की होती है अरविंद जी। अब ये जो होता है एंटीना, इसको हम बोलते हैं ट्रांसमीटर। पृथ्वी का दूसरा हिस्सा ये होता है आपका रिसीवर। ठीक है, अब ये जो हम बना रहे हैं आपको, ये जो हम वर्किंग दिखा रहे हैं, ये संचार सैटेलाइट का है। बाकी को हम मिटा देंगे तो कंफ्यूजन। संचार उपग्रह की हम वर्किंग को देखिए बता रहे हैं। अब ये जो सैटेलाइट्स होते हैं इसमें मोटर भी लगे होते हैं, बैटरी भी लगी होती है, सोलर पैनल होता है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में आपका कंप्यूटर होता है, और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, किसी भी सैटेलाइट का जब सबसे कार्यकारी भाग होता है उसको हम बोलते हैं पेलोड। पेलोड को हम बोलते हैं नीति भाग, यानी उसका जो मुख्य कार्यकारी भाग होता है। तो संचार उपग्रह का मुख्य कार्यकारी जो भाग होता है उसको हम बोलते हैं ट्रांसपोंडर्स। क्या बोलते हैं? ट्रांसपोंडर्स, यानी ऐसी इलेक्ट्रिकल डिवाइस जो कि ट्रांसमीटर एवं रिसीवर दोनों का कार्य करती है, उसको हम बोलते हैं ट्रांसपोंडर्स। ठीक है, अब क्या होता है कि हम पृथ्वी के एक हिस्से से हाई फ्रीक्वेंसी की वेवलेंथ को हम क्या करते हैं, इस ट्रांसपोंडर्स पर भेजते हैं। इसको हम अपलिंक भी बोलते हैं, अपलिंक। फिर ये ट्रांसपोंडर्स क्या करता है, वहां से रिफ्लेक्ट करके ये रिसीवर पृथ्वी के दूसरे पॉइंट पर क्या करता है, भेजता है। इसको हम बोलते हैं डाउन लिंक, अपलिंक और डाउन लिंक। ठीक, या हम इसको हाई फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं, और इसको हम लो फ्रीक्वेंसी। ठीक, इसी प्रकार से हमारा संचार उपग्रह क्या करता है, काम करता है। पृथ्वी के एक हिस्से से ट्रांसमीटर द्वारा सिग्नल भेजा जाता है संचार उपग्रह के पास। संचार उपग्रह क्या करता है, उसी सिग्नल को पृथ्वी के दूसरे हिस्से पर क्या करती है, भेजती है। भेजने के बाद फिर आप उसका प्रसारण आप देख पाते हो। क्लियर? अब इस संचार उपग्रह का जो प्रमुख नीति भार है
प्रमुख जो पेलोड है, यानी मेन कार्यकारी पार्ट जो होता है, फंक्शन पार्ट, वो होता है आपका ट्रांसपोंडर्स। और ये जो ट्रांसपोंडर्स होता है, इसी ट्रांसपोंडर्स के आधार पर संचार उपग्रहों की क्वालिटी डिपेंड होती है। ठीक है, इसी ट्रांसपोंडर्स के आधार पर ट्रांसपोंडर्स रिसीवर एवं ट्रांसमीटर दोनों का काम करते हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि ये जो ट्रांसपोंडर्स होते हैं वो किसी भी उपग्रह के मात्र 42% एरिया में ही स्थापित किए जा सकते हैं। भाई सैटेलाइट के और भी तो पार्ट होते हैं, तो जो ट्रांसपोंडर्स होता है वो क्या करता है कि इस उपग्रह के 42% हिस्से को क्या करता है, कवर करता है। ठीक है, उपग्रह में। ठीक है, और उसके साथ साथ एक जो सैटेलाइट है, ये एक सैटेलाइट पृथ्वी के 42% हिस्से में कम्युनिकेशन स्थापित कर सकता है। क्लियर? यानी कि कोई भी जितने भी ट्रांसपोंडर्स किसी उपग्रह में लगाए जाते हैं, यह उपग्रह के 42% हिस्से में ही लगाए जाते हैं। और एक उपग्रह पृथ्वी के 42% हिस्से को क्या करता है, कवर कर सकता है। तो अगर 2 उपग्रह होंगे तो कितने प्रतिशत एरिया कवर होगा? 84। लेकिन अगर हम 3 उपग्रह रख दें तो 100% एरिया कवर हो जाएगा पृथ्वी का। ठीक है, इसी वजह से हम बोलते हैं कि 3 उपग्रह अगर हो तो 3 उपग्रह से हम पूरे पृथ्वी पर संचार व्यवस्था क्या कर सकते हैं, स्थापित कर सकते हैं। ठीक है, मेन रीजन आपका ट्रांसपोंडर्स होता है। अब ये जो ट्रांसपोंडर्स हैं, ये संचार की बात कर रहे हैं, ये ट्रांसपोंडर्स कई प्रकार के होते हैं। ठीक है, एल बैंड होता है, एस बैंड होता है, सी बैंड होता है, क्यू बैंड होता है, एक्स बैंड होता है, के बैंड होता है और का बैंड होता है। इतने प्रकार के ट्रांसपोंडर्स होते हैं। तो किसी भी उपग्रह में जो प्रमुख संचार उपग्रह में जो प्रमुख नीति भार होता है वो क्या होता है, ट्रांसपोंडर्स। और ये जो ट्रांसपोंडर्स होते हैं किसी भी उपग्रह में 42% क्षेत्रफल में ही लगाए जा सकते हैं। और ये जो ट्रांसपोंडर्स होते हैं पृथ्वी के 42% हिस्से पर संचार व्यवस्था स्थापित कर सकते हैं। तो अगर 2 उपग्रह होंगे तो कितने, 84% हिस्से को कवर कर लेंगे। और अगर 3 है तो 100% पृथ्वी पर क्या कर सकते हैं, संचार व्यवस्था को स्थापित कर सकते हैं। ठीक है, अब किसी भी संचार उपग्रह की जो क्वालिटी होती है वो इसी ट्रांसपोंडर्स पर ही डिपेंड होती है। और ट्रांसपोंडर्स की, जैसे मान लीजिए आपका फोन है, आपने फोन लिया, नंबर डायल किया और ओके का बटन दबा दिया। अब आपके फोन से, अब आपका फोन क्या हो गया, ट्रांसमीटर। आपका फोन भी एक प्रकार का ट्रांसपोंडर्स ही है, ये मैसेज को भेजता भी है और मैसेज को रिसीव भी करता है। तो जैसे ही आपने ओके किया बटन, तो अब आपके फोन से जो रेडिएशन निकलेगा, ये रेडिएशन कहां जाएगा, निकटतम टावर से। निकटतम टावर से फिर कहां जाएगा, सैटेलाइट पे। सैटेलाइट से फिर कहां जाएगा, जिसको आपने मिलाया है उसके निकटतम टावर पे, और फिर उस टावर से उस व्यक्ति के मोबाइल पर। क्लियर? इसी तरीके से कम्युनिकेशन होता है। मान लीजिए दिल्ली में मैं आपको पढ़ा रहा हूं यहां पर, अब यहां पे जो वाईफाई कनेक्शन लगा हुआ है, अब ये सारा कहां जाएगा, उस वाईफाई कनेक्शन वाले सेंटर के पास। वो एंटीना से कहां भेज दे रहा है, सैटेलाइट के पास। सैटेलाइट फिर कहां भेज दे रहा है, आपके निकटतम सैटेलाइट या चैनल वाला जो वाईफाई जो कनेक्शन वाला है, फिर वो मॉडेम के थ्रू, राउटर के थ्रू आपके सिस्टम में क्या कर दे रहा है, प्रोवाइड कर दे रहा है। तो ये भी सैटेलाइट से ही हो रहा है। अब समझ गए ना सैटेलाइट की उपयोगिता क्या है। आप वीडियो कॉल कर रहे हो, वाईफाई कॉलिंग कर रहे हो, आईएमओ तो गुजरा जमाना हो गया, अब तो गया वो, पहले उसका क्रेज था। तो ये सब किसकी वजह से हो रहा है, सैटेलाइट की वजह से ही हो रहा है। ठीक है, अब ये जो ट्रांसपोंडर्स होते हैं, ये ट्रांसपोंडर्स कई प्रकार के होते हैं। ठीक है, ट्रांसपोंडर्स, पहला एल बैंड। तो जो एल बैंड ट्रांसपोंडर्स होता है, इनकी फ्रीक्वेंसी होती है
ये जो होता है ये सोलर पैनल होता है, ये सैटेलाइट को ऊर्जा देता है, सौर ऊर्जा से संचालित, सौर ऊर्जा द्वारा। ठीक। एल बैंड ट्रांसपोंडर्स, इसकी फ्रीक्वेंसी होती है 1 से 2 गीगाहर्ट्ज। एल बैंड के बाद फिर आता है एस बैंड, 2 से 4 गीगाहर्ट्ज। ठीक। इसके बाद आता है सी बैंड, 4 से 8 गीगाहर्ट्ज। सी बैंड। सी बैंड के बाद है फिर आपका एक्स बैंड, ये होता है 8 से 12 गीगाहर्ट्ज। ठीक, 8 से 12 गीगाहर्ट्ज। उसके बाद है कू बैंड। कू बैंड है आपका 12 से 16 गीगाहर्ट्ज, सॉरी 18, 12 से 18। ठीक है। कू के बाद है आपका के बैंड, ये है आपका 18 से 26.5 गीगाहर्ट्ज। ठीक। और लास्ट है आपका के बैंड, सॉरी कू के का बैंड, ये है आपका 26.5 गीगाहर्ट्ज से ज्यादा, मतलब 40 गीगाहर्ट्ज तक हम देख रहे हैं। इतने प्रकार के आपके ट्रांसपोंडर्स होते हैं। अब ये जो दोनों होते हैं ये लो फ्रीक्वेंसी वाले हैं। ठीक। ये आपका मीडियम फ्रीक्वेंसी, और ये जो होता है आपका हाई फ्रीक्वेंसी। हाँ बिल्कुल इंद्रजीत जी, सैटेलाइट फोन सोल्जर्स के पास होता है, आम लोगों को इसके परमिशन यूज के लिए परमिशन नहीं होता है। वो डायरेक्ट सैटेलाइट टू सैटेलाइट बात होता है, इसलिए उन उपग्रहों से जो बातचीत होती है उसको हैक करना भी आसान नहीं होता है। ठीक है। अब यहां देखिए, जैसे एल बैंड, एल बैंड निम्न आवृत्ति की जो फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल होता है विशेष तौर से मोबाइल संचार वगैरह के लिए होता है। UHF मीन्स चाणक्य ई लर्निंग लाइव। अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी, देखिए वो तरंगों के प्रकार हैं। ठीक है ना, अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी है चाहे लो फ्रीक्वेंसी है, ये ट्रांसमिट करने का एक वो सिस्टम है। ठीक है। ये जो है इतने तरंग दैर्ध्य, इतने से इतने तरंग दैर्ध्य के बीच में जो काम करेगा ट्रांसपोंडर, उसको हम बोलते हैं कू बैंड ट्रांसपोंडर्स। ठीक है। अब आप इसको ऐसे समझिए, बड़ा आसान है समझना। जैसे आप जो एल बैंड जो ट्रांसपोंडर्स है, एस बैंड जो ट्रांसपोंडर्स है, इनका जो इस्तेमाल होता है मोबाइल संचार, दूर संचार या टेलीविजन प्रसारण में होता है। आपके घर पे जब आप कोई भी केबल चैनल रिचार्ज करवाते हो, ठीक है ना, नहीं ऐसा नहीं कि मोबाइल के लिए अलग सैटेलाइट यानी कि भेजते हैं, हम अलग अलग सैटेलाइट्स में ट्रांसपोंडर्स अलग अलग लगा देते हैं।
ठीक है, एक ही सैटेलाइट है, उसमें हम एल बैंड का भी लगा दिए, सी बैंड का भी लगा दिए और कू बैंड का भी लगा दिए। कू बैंड हाई फ्रीक्वेंसी वो किसी और चीज के लिए, एल बैंड मोबाइल संचार के लिए, एस बैंड टेलीविजन प्रसारण के लिए। अब आप ऐसे समझिए ना, दो चीज कल्पना करिए आप, एक घर में आपके पहले दूरदर्शन चलता था, वो लंबा वाला एंटीना, ठीक है ना, शायद उसमें से कुछ लोग देखे भी नहीं होंगे, और आजकल जो चलता है आपका ये वाला एंटीना। डिफरेंस समझो, हम सैटेलाइट पे हाई फ्रीक्वेंसी की वेवलेंथ को भेजते हैं और वहां से जो ट्रांसमिट होता है वो जनरली लो वेवलेंथ की फ्रीक्वेंसी। 5G के लिए सेम होगा क्या? वो 5G के लिए वो अलग से 5G के लिए जो ट्रांसपोंडर्स होता है उसमें इसका इस्तेमाल किया जाएगा, का बैंड का, ठीक है, हाई फ्रीक्वेंसी की तरंगें उसमें इस्तेमाल की जाएंगी। अब उसमें क्या होता है, दो चीजें, जब आप अपना केबल कनेक्शन चाहे टाटा स्काई वगैरह से रिचार्ज करवाते होंगे तो उसमें देखिएगा दो चीजें आती है एक ही चैनल को, एक आता है एचडी, एक आता है नॉर्मल, आता है ना, दो चीजें आती हैं एचडी और नॉर्मल, इसको ध्यान में रखे रहिएगा। दूसरी चीज आप समझिए, आपकी जो पहले दूरदर्शन वाला एंटीना था उसमें क्या था कि आंधी आए, तूफान आए, कुछ भी आए, लेकिन एंटीना स्थिर है तो आपका प्रसारण नहीं रुकता था। क्लियर? अगर आप एचडी चैनल रिचार्ज करवाते हो, टाटा स्काई है चाहे कुछ भी है, अब इनका थोड़ी सी भी आंधी आती है आपका प्रसारण बंद हो जाता है, होता है कि नहीं? बंद हो जाता है। रीजन क्या होता है आप देख लो, V = n लेमडा, और लेमडा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/n फ्रीक्वेंसी। तरंग दर्द अगर कम होगी तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो तरंग दर्द कम होगी। तो हाई फ्रीक्वेंसी यानी एचडी अगर आप रिचार्ज करवाते हो तो उसकी फ्रीक्वेंसी तो ज्यादा है, लेकिन मौसम में गड़बड़ी होने के कारण तरंगों के चलने की दूरी फिर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्लियर? तो ये जो प्रसारण होता है आपका मोबाइल सिस्टम में, मोबाइल जनरेशन में, एल बैंड का हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि इनकी फ्रीक्वेंसी कम है, तो तरंग दैर्घ्य क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तरंग दैर्घ्य ज्यादा हो जाएगी तो क्या होंगी, वो दूर तक ट्रेवल करेंगे, ठीक है। और दूसरी चीज कि जो ट्रांसपोंडर्स हैं, भारत अभी ट्रांसपोंडर्स को बनाने में आत्मनिर्भर नहीं है, ठीक है। ट्रांसपोंडर्स के लिए हम अभी भी विदेशों पर निर्भर होते हैं। तो किसी भी संचार उपग्रह का जो प्रमुख कार्यकारी भागी हो, टाटा स्काई डायरेक्ट सैटेलाइट से कनेक्ट होते हैं नहीं। देखिए, कोई भी आपका वो क्या बोलता है, टाटा स्काई हो चाहे कुछ भी हो, एक्चुअली है क्या कि ये जो कंपनियां होती हैं ये भारतीय सैटेलाइट्स को किराए पर लेती हैं, ठीक है। जैसे स्टार, जितने भी टीवी हो गए, स्टार टीवी या फिर आपका सब टीवी, सोनी टीवी, ये क्या करती हैं, सैटेलाइट्स को किराए पर लेती हैं और सैटेलाइट्स का स्पेक्ट्रम बिकता है, उसकी फ्रीक्वेंसी बिकती है कि उतने से उतने फ्रीक्वेंसी के बीच में क्या करेंगे, उनको बेच देते हैं। अब उतने से उतने फ्रीक्वेंसी के बीच का इस्तेमाल क्या करते हैं, वो करते हैं। अब वो सैटेलाइट से, टाटा स्काई का आपने एंटीना लगाया है तो सैटेलाइट से कहां डायरेक्ट आएगा, आपके एंटीने पर। अगर उस फ्रीक्वेंसी का आपने पैसा देके रिचार्ज कराया है तो वो कैच करेगा, अदरवाइज फिर वो नहीं करेगा। क्लियर? सबकी फ्रीक्वेंसी का अपना एक बैंडविड्थ होता है। अब दूसरी चीज इसमें क्या है, अब मान लीजिए कि ये तो कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, हाँ बिल्कुल डायरेक्ट सैटेलाइट से कनेक्ट होते हैं। इसरो ने बहुत सारे ऐसे सैटेलाइट डीआरडीओ के लिए भेजा है, सेना के लिए भेजा है, उसका इस्तेमाल सिर्फ सेना ही करती है, बाकी और कोई नहीं करता है, क्योंकि उस पे उसके स्पेक्ट्रम की जो रिसीवर होता है वो सिर्फ सेना के पास होता है और किसी के पास नहीं होता है, ठीक है। अब आप जैसे जीपीएस आप इस्तेमाल करते हो तो जीपीएस में तो दो फ्रीक्वेंसियां हैं, एक फ्रीक्वेंसी पूरी दुनिया कोई भी इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन एक फ्रीक्वेंसी सिर्फ सेना इस्तेमाल करती है, ठीक है ना।
इसीलिए जो नॉर्मल लोग इस्तेमाल करते हैं उसमें एक्यूरेसी 8 से 10 मीटर की अशुद्धता आ जाती है। होता नहीं, कभी कभी आप ओला कैब करते हो, रोड के इस किनारे हो, पता चलता है वो उस किनारे खड़ा है और आपके सिस्टम में दिखाएगा कि एग्जैक्ट पॉइंट पे हम पहुंच गए। तो 10 से 15 मीटर की एक्यूरेसी रहती है। दूसरी चीज, ये तो हो गया आपका कम्युनिकेशन सैटेलाइट। दूसरा, अगर हम इसी की जगह बात करें कि अब मौसम संबंधी उपग्रह क्या होते हैं, तो मौसम संबंधी उपग्रह जो होते हैं वो कम्युनिकेशन सैटेलाइट की तरह होते हैं। जैसे हमारा ये सैटेलाइट्स है। अब इस सैटेलाइट्स में मैंने क्या बताया कि यहां पे क्या लगे होते हैं, ट्रांसपोंडर्स, ठीक है। लेकिन अब जो मौसम संबंधी उपग्रह होते हैं, उस मौसम संबंधी उपग्रहों में इस सैटेलाइट्स में क्या लगे होते हैं, कैमरे। अभी हाल ही में 7 दिसंबर 2020 को क्या लॉन्च किया गया है, EOS-1 अर्थ ऑब्जर्वेटिंग सैटेलाइट्स लॉन्च किया गया है, ठीक है। और ये अर्थ ऑब्जर्वेटिंग सैटेलाइट्स कैसा, इसमें ऐसा कैमरा लगाया गया है कि चाहे दिन हो चाहे रात हो, ठीक है, मौसम खराब हो चाहे कुछ भी हो, ये किसी भी परिस्थिति में पृथ्वी की तस्वीर को खींचने में सक्षम है, ठीक है। तो जो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स होते हैं, जो दूर संवेदी उपग्रह होते हैं, जो मौसम संबंधी उपग्रह होते हैं, उनमें क्या होता है, उच्च कोटि के कैमरे लगे होते हैं। और इसी कैमरे की क्वालिटी के आधार पर जो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक को हम बोलते हैं एक्टिव और दूसरे को हम बोलते हैं पैसिव। जो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट होते हैं वो दो प्रकार के, एक्टिव और पैसिव। जो एक्टिव होते हैं वो दिन और रात दोनों में काम करते हैं, और जो पैसिव होते हैं वो कब काम करते हैं, केवल दिन में काम करते हैं। एक्टिव रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट ये ऐसे कैमरे होते हैं, ये रडार इमेजिंग कैमरे लगे होते हैं इसमें, ये दिन और रात दोनों में कार्य करते हैं। और जो पैसिव रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट होते हैं वो केवल दिन के प्रकाश में ही कार्य करते हैं। अब आपके दिमाग में ये होगा कि ये केवल मौसम संबंधी ही जानकारी देंगे, ऐसी बात नहीं है। रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स का जो उपयोग होता है वह सेना भी करती है बॉर्डर की निगरानी में, ठीक है। इसके अलावा इनका उपयोग पृथ्वी की सतह का मानचित्र बनाने में, पृथ्वी के नीचे खनिजों की जानकारी के मामले में, समुद्री संसाधनों की जानकारी में, घुसपैठ की जानकारी में, ठीक है ना, जंगली एरिया भारत में कितना है, अर्बन एरिया, फसल वाला क्षेत्र, यानी तस्वीरों के माध्यम से जितना भी काम हो सकता है उतना काम आपका रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट करता है, ठीक है। लेकिन जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स होते हैं, जो संचार उपग्रह होते हैं, वो केवल और केवल किसके लिए कार्य करते हैं, संचार के लिए। क्लियर। तो ये था ऑर्बिट, सैटेलाइट्स एंड टाइप्स ऑफ सैटेलाइट। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लॉन्चिंग व्हीकल। अब इस लॉन्चिंग व्हीकल में यानी रॉकेट में पहला है आपका SLV, ASLV, PSLV, GSLV, SSLV, ये ही वर्किंग में है, वर्किंग में है, ये कार्य में नहीं, कार्य मुक्त हो चुके हैं। और ये क्या है, कार्यशील, ठीक।
ठीक है, तो कल इसको हम लोग देखेंगे SLV, ASLV। उसके पहले देखेंगे कि रॉकेट होता क्या है। ठीक है, रॉकेट, फिर उसके बाद रॉकेट सिस्टम। कार्य मुक्त करने से दीपक जी तात्पर्य यह है कि ये जो SLV और ASLV का निर्माण किया गया था, ये सिर्फ एक तरीके से ये एक्सपेरिमेंटल था, प्रायोगिक फ्रेज था। हमको सिर्फ ये देखना था कि हम ऐसा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। ठीक है, हाँ विवेक जी, आगे आने वाले समय में ऐसा पॉसिबल होगा कि आपके हाथ में लगी हुई घड़ी का भी टाइम देख सकता है इसरो। और आपकी तो गोपनीयता वैसे भी भंग हो चुकी है ना। सैटेलाइट की नजर में आप घर में भी हो तब भी सैटेलाइट आपको नजर रखा हुआ है। आप अगर इस पृथ्वी पर किसी भी कोने में हो, सैटेलाइट आपको कैच कर रहा। आप देखिए ना, ओसामा बिन लादेन को अमेरिका ने मारा था, तो उसके वो घर में क्या क्या कर रहा था, एक एक हरकतें पता थी, है ना। तो इसलिए आपकी निजता का उल्लंघन 24 घंटे अमेरिका कर रहा है ना। उसके पास हाई पावर की सैटेलाइट, आप घर में क्या कर रहे हैं उसको पता है। जो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट हैं, जो दूर संवेदी उपग्रह हैं, दूर संवेदी उपग्रह का जो मेन काम है मौसम संबंधी जानकारी देना। ठीक है, दूसरा आपके पृथ्वी की सतह का मानचित्र तैयार करना। तीसरा सॉरी बॉर्डर, जो हमारी सेनाएं होती हैं, बॉर्डर की निगरानी करने में, समुद्री संसाधनों की जानकारी प्राप्त करने में, घुसपैठ की जानकारी प्राप्त करने में। ठीक है, पृथ्वी पर फसल एरिया कितना है उसकी भी जानकारी प्राप्त करने में, अर्बन प्लानिंग में, लैंड यूज को बताने में, बहुत जगह यूज हो सकता है। ठीक, पोल से सैटेलाइट को लॉन्च करने में हर चीज सबसे बड़ी समस्या यह आती है कि मौसम संबंधी। ठीक है, जो वेदर्स है हमारा, वेदर्स के कारण ये पॉसिबल नहीं हो पाता है। हाँ बिल्कुल रितु जी। एजुकेशनल सेट शैक्षणिक कार्यों के लिए लॉन्च किया गया था। 2004 में इसको लॉन्च किया गया था और 2010 में ये खराब हो गया। एजुकेशनल सेट बोलते हैं इसको।
चलिए हम लोग कल फिर मिलते हैं। थैंक यू।